I welcome you all to this Young Ophthalmology Symposium. Our first speaker is Dr. Sidra Riaz. वो कहाँ गई है? Dr. Sidra Riaz. अच्छा चलो मैं फर्स्ट कर लेती हूँ. ओके तुमने भी ना मैं ओके हाँ ओके हाँ बांजो मुझे तो खुद भी बनने में कोई मसला नहीं है. मैं तो पहले थी, मैं तो इसलिए कहा कि बाकी लोग आ जाए तो तब तक. ओके जी, डॉक्टर इरफान करामत इज गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग द फर्स्ट प्रेजेंटेशन. जितने लोग इंटरेस्टेड थे अपने सेटअप में वो तो आए नहीं है यहाँ पे. मेरी है ना कहीं कोई आ जाए इधर तो फिर मैं उठूँ. चिलाकी. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Irfan Karamat. Basically, I'm from Lahore, working in Ibrahim Eye Center. My presentation is about making your own setup from baseline. My presentation would be about things to do, things not to do, and how to start up a setup. A brief introduction. Things to do is that first of all you have to get your skill to its utmost. Get yourself polished as early as possible. जितना जल्दी आप अपनी स्किल एक्वायर करेंगे उतनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट होंगे. आपको अपनी हर तरह की कॉम्प्लिकेशंस और जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करनी है. अगर आप समझते हैं कि आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो ट्राई टू बिल्ड अप योर ओन इन्वायरमेंट जिसमें आप अपनी सारी कॉम्प्लिकेशंस खुद हैंडल कर सकें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकें. नेक्स्ट इज़ टू आपने खुद अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि असल में मेरी टाइमलाइन क्या है, मैं किस तरह ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ. क्या मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, क्या मुझे अच्छे पेशेंट्स को मैनेज करना है, और मुझे किस कॉस्ट पे करना है, क्या मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं. ये सब गोल्स आपने खुद सेट करना है और एक दफ़ा सेट करके उनको लिख लेना अपने सामने और फिर उनके अकॉर्डिंगली काम करना है. अगर आप नहीं हरगिज़ नहीं ये सब चल बता दें. सर ये भी बता दें कि आपके अपने गोल्स क्या थे. जी मेरे गोल्स ये थे कि मुझे मैं ये जो टेक अ लीप है उसमें मैं अपनी सारी चीज़ जो ये मैंने अपने लिए रखा है. देन वंस यू हैव डिज़ाइन योर और हैव सेट अप योर प्रायोरिटीज, फिर उनके ऊपर फोकस करें. बाकी सब चीज़ें ब्लर कर दें, बाकी सब चीज़ों को फोकस करना छोड़ दें. जो कहते हैं जो बस सुन लें और उसको दूसरे कान से निकाल दें. और इसके बाद फिर मतलब जब वो लोगों की बात सुनने के लिए आपको बहुत सारे सब्र की भी ज़रूरत है, और उस सब्र के लिए फिर आपको बड़ा सारा दिल भी करना पड़ेगा, और इसके साथ आपको ये सारा कुछ शुरू करना है. आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है. आई वॉज लकी दैट आई गॉट अ टीम जिन लोगों ने मेरे साथ काम शुरू किया. मैंने जो सेटअप अपना बनाया उसमें आई स्टार्टेड विद द नेम ऑफ इब्राहिम आई सेंटर. दिस सेंटर वॉज बेसिकली built to on a very low cost services. और इसको बनाने का मकसद मेनली ये था कि मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूं और मैं अपनी स्किल को मतलब अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कर सकूं और कुछ रिसर्च का काम कर सकूं. तो इसके लिए ये सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते. इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और आपकी ये सब लोग आपके कुछ एक टीम आपके साथ होगी तो आप कर पाएंगे. एडवाइस उन लोगों से लेनी है. मैं अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेता हूँ, ठीक है. अपने कुछ दोस्तों से एडवाइस लेता हूँ. हर एक से एडवाइस नहीं लेनी. हर एक एडवाइस नहीं करता. हर एक आपको ज़िंदगी के असूल बताता है. हर कोई एडवाइस नहीं करता कि जी ज़मीन गोल है या मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे. लेकिन एडवाइस हर कोई नहीं करता. हर कोई असूल ज़रूर बताता है. इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है. इन दोनों चीज़ों में फ़र्क रखना है, ठीक है. एंड देन टेक अ लीप. टेक अ लीप आपने उस वक्त लेनी है जब, for example, I took a leap when for 10 or 11 years I worked as a medical officer. Then I got started working as a vitreoretinal consultant. लेकिन स्टेगनेंसी बहुत ज़्यादा थी उस सारी टेन्योर में.
आप रिसर्च करते हैं, आप अपनी स्किल डेवलप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको नहीं लगता कि आप उससे ज़्यादा परफॉर्म या डिलीवर कर सकते हैं। और उस वक्त फिर ये कि जब आपको लगे कि नहीं, मैं इस सारे सिस्टम से बाहर निकल सकता हूँ, तो ये वो वक्त होता है जब आपने एक छलांग लगानी है। तो जब आप छलांग लगाएंगे तो फिर ही आपको उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप बैठ के सोचते रहेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। Things not to do. The very most important point in this list is that don't let others drive you. दूसरों के हाथ में अपनी वो मत दीजिए, डोर मत दीजिए। खुद डिसाइड करें और खुद उसको डेवलप करें अपनी उन चीज़ों को। और जैसे मैंने पहले कहा कि डिसअपॉइंट नहीं होना और पेशेंस के साथ काम करना है, ये बहुत बड़े, इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं। कुछ लोग थोड़े नमाज़ों पे ज़्यादा वो एतकाद रखते हैं, तो आप मतलब मेरी तरह दुआ ज़्यादा करें और इस पे रखिए। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है बस कर देना। ये नेगेटिव लोगों से दूर रहने का तरीका भी बता दें, उसका क्या है? नेगेटिव कौन होते हैं? लाइक कैसे आइडेंटिफाई करें? आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो आपको आपके गोल्स के अगेंस्ट, जो मतलब आपको लगे कि नहीं ये जो मैं सोच रहा हूँ उसके अगेंस्ट, दैट इज द नेगेटिव। स्टार्ट सेविंग मनी, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप पैसे बचाएंगे अभी से तो फिर आप कुछ इन्वेस्टमेंट बनेगी। अच्छा, लाहौर जैसे एरिया में, जैसे मतलब मैंने जब अपना सेटअप डिज़ाइन किया तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि लाहौर में इस वक्त कुछ 200-250 आई स्पेशलिस्ट बैठे हैं, तो अगर मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊँगा तो मतलब क्या तीर मार लूँगा। तो सोचा कि बजाय इसके कि मैं यहीं पे बैठ के अपनी 5-7 साल को वेस्ट करूँ, पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लाहौर से 10-15 किलोमीटर भी किसी तरफ भी चले जाएं, तो किसी तरफ भी मतलब आप ब्लाइंडली एक घूमें और सिर्फ चल पड़ें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों के लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं है। आप एक पेशेंट को ओपीडी में अच्छा ट्रीट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत सारे पेशेंट्स लेके आता है। लाहौर में बैठ के आप सालों बैठ के फिर मतलब आपको अपना एरिया फोकस करना है जहाँ पे आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से वो पैसे जमा किए हैं और वो जमा करके आपने एक जगह पे लगाने हैं। फिर आपने अपने पेशेंट्स के साथ बहुत लॉयल होना है। आप अपने पेशेंट से लॉयल होंगे तो फिर ही आपको उसमें अल्लाह बरकत डालेगा। और एक ये कि बी पोलाइट, बी पेशेंट। पेशेंट के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, शुरू में आपके पास बहुत टाइम होगा और आपने वो सारा टाइम मतलब 2 से 3 घंटे अगर आप अपने सेटअप को दे रहे हैं तो शायद आप 3-4 पेशेंट्स देखें। पेशेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बहुत पोलाइट रहें और कोशिश करें कि उसको जब सब सारा सुने, उसकी हिस्ट्री डिटेल में लें और फिर प्रॉब्लम बहुत छोटा सा होगा, शायद आपकी बात से ही सॉल्व हो जाए। तो पेशेंट को एज अ कंसल्टेंट ट्रीट करें और फिर ये कि उसका फॉलोअप बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। जितना आप अपने पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, उतनी आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी डेवलप होगी और जल्दी डेवलप होगी। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? We'll appreciate the questions because it's like a dream एक of friendly 90%. discussion है. This young ophthalmologist symposium is just a friendly talk between the young ophthalmologists who are just beginning their careers or who are in the struggling phase, and any comments would be most welcome. And I would like to welcome Professor Dr. Aslam Saab, who has come to our session, and that's a big honor and encouragement for us. Thank you so much, sir. Great, sir. Oh, we welcome Professor Hamid Mahmood Bhatt and Professor Humaira Hamid, ma'am. Thank you so much. For us, your professor. Okay, yeah. Okay. Now I would like to invite Dr. Amna Jibran, the very charming, the very elegant, very loving Dr. Amna, my favorite. She'll talk about the transfers out of city and how life changes being a female and being an ophthalmologist. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Amna Jibran. I'm currently working as Senior Registrar in Lahore General Hospital. And
My talk is about how life changes when you move out of your city. That's out of your comfort zone. Throughout my career, I have been to a lot of cities and I worked in a lot of tertiary care hospitals. The last one I was working was in Gujranwala Medical College, where I've stayed for 5 years, and I worked there as an assistant professor for 4 years and 1 year as an SR. And before that, I was in Holy Family Hospital, which is affiliated with Rawalpindi Medical College, and I worked there for 3 years as SR. Okay, the challenges that you face when you move out of your city. The first one is a change of workplace. The second one is the domestic issues that come to you when you move as a female out of your city. And then the third one is family issues, which are always with you throughout your life. So coming to the change of workplace, the first thing is that when you move to a new hospital, the department is new. So you lose your comfort zone. If you're working in, for example, considering myself, I had worked for 7 years in Lahore General Hospital. After my PG training, I stayed there as a regular medical officer. So you develop a comfort zone, a rapport with your colleagues, with your seniors, with your juniors. You lose that suddenly when you are transferred out of the city. When you move to a new city, then you get new colleagues. Then you have to start a new relationship. You have to gain the trust of your co-workers in your professional competency. Your juniors don't trust you for your skill and knowledge in the beginning. I have experienced it myself that in the first 6 months to 1 year, generally they don't like to take your advice and they don't want you to do the surgeries of their dear patients. Because working in a government sector, we have to do a lot of protocols. So the first year, nobody brings this protocol to you. And afterwards, when they see your skill, then they develop a trust on you. You have to prove your mettle, obviously, by your skills, by your professional attitude, and by your knowledge. And the last thing is, which comes in every department, the departmental politics. That's everywhere. So you have to get used to it, that how you have to cope with that. You have to make your own place and you have to play your role in that politics. You can't just sit aside and say, I'm not in any politics at all. If you say that, I think you're wrong. You try to be not a part of that, but in a way you are contributing to it in a small way or in a big way. So there's nothing wrong with politics. You can be a part of departmental politics, but please try to keep that more towards the positive side. Try to help out people. Try to bring a better change in that department. That's also politics. Politics is not also bad. No, I'm not saying you should be neutral. I'm saying you should have a positive role in that. You have to tell where you stand. You have to make your own side, and that side should move in a positive direction. Obviously, the other party won't say that you're in the right direction. You may be then you'll again move to another transfer. Yeah. Okay. Second thing is domestic issues. Okay, when you move to a new city, all of those in you who have ever had a transfer, the first thing that you come across is that you have to find a place to live. You have to rent a house, and whenever I move to a new city, I try to find a house which is close to my workplace and close to my kids' schools and to my husband's office. And trust me, it never happens. You can never find a house which is close to a government sector hospital, which is close to your husband's private sector job, and it is close to your children's different schools, which are in different private sectors. So try to do whatever you find easy. For me, what worked better was that their schools should be closer to the house so that I can pick and drop them easily. Because what I used to do is, I dropped my kids to school early in the morning and then I would go to that department in my hospital. And obviously, we have just the morning shifts when you are a consultant. So I would come back. On my way back, I would pick my kids up. And my younger one was really small, so he used to be in a daycare. So I would pick him up at the last. Okay.
So you have another big issue. You have to hire new maids and new servants. That's an issue which happens even when you're living in the same city, but moving to a new city, that's a big issue. Okay, the third thing is family issues. When you move to a new city, unless you're very lucky, you generally don't have relatives over there. For people like me who have lived in Lahore for ages, and my husband has also lived here, his family has lived here for ages, we didn't have any relatives in Multan or Lahore or in Multan or Islamabad or in Gujranwala where I have moved. So that's a big loss of support, because at times you need someone to support you both psychologically as well as emotionally. And sometimes there's physical help that's also needed, like you need to drop your kids somewhere for something. And in a new city, that doesn't happen. Okay. The other family issue is all of us have little babies, school going kids. So when you move to a new city, you're all on your own. And so are your kids. So when I have an evening call or I have to attend a departmental ceremony, then my kids don't have any help at home because my husband is not going to come back early. He works in a private sector, so they come back like 7-ish, 8-ish in the evening. So yes, that's how it works. And the third thing is, which actually needs to be done, this is something we need to develop. We need to develop daycares. There is lack of daycares in small cities. Like in Gujranwala, when I moved from Islamabad to Gujranwala, trust me, it was a cultural shock. A cultural shock for my kids and for me as well. Because there's no concept of daycare. In Islamabad, you can find good daycares. My younger one was 10 months old when I put him in a daycare in Islamabad, and they were really good daycares. And when I moved to Gujranwala, there was no daycare and there was no concept of a working mother. So if you don't have relatives and if you don't have a maid whom you can trust, obviously in a new city you can't have that. So that's a big issue. But now, since there is a rise in the number of girls who are working after marriage, I think we need to develop daycares, not only in the hospital facilities, but as commercial daycares too, like schools, like nurseries. If we develop daycares, that's going to help a lot, because the next generation is all working. What I see, girls are not going to sit home anymore. So we need to develop these daycares. Okay, it's not, everything is not bad when you move out of a city. So like they say, 900 chuhe kha ke billi haj ko chali. So when you move to a new city, nobody knows your flaws and your faults. So you have to start from a new page. You can start from zero and you have a new race to run now. So nobody knows your faults and it's a new beginning. You can make new friends. Like I said, when you move out of your city and your department, you lose your colleagues. But see, you tend to gain new colleagues too. Some of them are really nice. You make new friends. Now, I have so many friends in Islamabad, Pindi, Gujranwala, Multan, because I've worked at those places. This adds to my confidence. This adds to my exposure. So moving out of city is always not so bad. Everything has good and bad points, and I think it also has good points. So exposure builds your confidence, as I already said. And you get to learn new things. When you move to new departments, like I had always worked in a vitreoretinal department. When I moved to Pindi, in Holy Family Hospital at that time, there was no vitreoretina. So for me, that was very different. You can't just stick to phacos only. But they used to do oculoplasty. So that was an edge which I got over there. I learned to do ptosis, squint over there. So that wherever you go, just try to grasp whatever new things you can. You don't need to only stick to your field. You can get whatever knowledge is available. So I think moving to a new city is also good. Oh, the sense of independence. Not only you, but also your kids get that sense. Because at times when you leave them alone, they know that they have to handle everything on their own. So it's good. And it always opens new horizon for opportunities in your career.
since a lot of people know you, you've worked with them, you develop a good rapport. It's really good. Change is hard at first. It's messy in the middle, but it's gorgeous in the end. Thank you. Okay. Oh my God, which one was that, sir? The politics one? Good one, sir. I think Professor Hamid has जी सर. contributed. Yes, sir. Decisions लेने पड़ते हैं. That's true. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Go. Hmm. Everywhere. Hmm. Hmm. Whenever I come to know that he did some Him. class or case discussion, and my professor didn't mind that. लेकिन Okay. but you should not stop कि मेरे Hmm. प्रोफेसर साहब नहीं मानते तो मैं उधर बिल्कुल तो जाना इधर नहीं. जाऊंगी. बिल्कुल. So I paid 100% due respect to the other person the- as well. बिल्कुल. प्रॉब्लम ये है कि मतलब एक दफ़ा किसी ने कह दिया कि जाके उनको मैसेज दे दें कि इस तरह नहीं होगा. हम्म. मैंने जाके मॉडिफाई कर दिया. हम्म. मैंने कहा साहब साहब कह रहे हैं कि Consider आपसे कर- पूछ लूँ हाँ कि बिल्कुल. कैसे करना है. हम्म. तो वो वैसा बड़े That's खुश हो what गए. you have कहा to कि learn. जैसे वो कह रहे हैं वैसे करो. देख. ठीक है ना. ये दोनों हकीकत- राजी हो गए. यानी कि बिल्कुल. हकीकत है इसमें कोई हम्म. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा. सही मैं सर. ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ. ये मेरे साथ Perfect. हुआ है एक दफा नहीं कई हाँ, दफा सही. कि ये इक्विपमेंट खराब है. हम्म. उन्होंने कहा कि उनसे दूसरे बंदे ने कहा कि पहले को जाके कि सही. क्या इक्विपमेंट है क्यों खराब हो गया. हाँ, हाँ. मैंने ऐसे नहीं मुझे बुलाया गया कि मेरा मैसेज जाके अपने बॉस को दो. मैं जाके कहा कि सर वो पैसा कह रहे हैं हम्म. कि इसके मतलब क्या करना है. अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए तो मैं ठीक करा सकता हूँ या इसको जल्दी रिपेयर करा दें पेशेंट. सही. सही. मैंने कहा अच्छा उन्होंने इतना कहा अच्छा यार तो ठीक है फिर इतना करो जल्दी जल्दी फ़ोन करो सप्लायर को ठीक कराओ. तो दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रिज द गैप. Yes. Not to put the oil Oil in fire on this. ओहो सर हम साहब ने कहा कि ये तो बहुत ही आप तो बड़ी खराब बातें कर रहे थे. ओहो, फिर वो तो आंटी तो यू हैव टू पे पॉजिटिव रोल. लेकिन बड़ा पोलाइटली भी आप कहते हैं सर कि जी सर. आप सजेशन दे दें. हम्म. योर बॉस ऑलवेज लिसन टू यू. सर टू बी मैं आई एम विद यू. हम्म. लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर फॉर ए बेटर अपॉर्चुनिटीज या फॉर ए बेटरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट अगर हम इतना कर लें ओपिनियन दे दें. सही. सर, करना वही है जो आपने करना है. ठीक है. वही करना है. बिल्कुल ये ऐसे. मेरी ओपिनियन जी है. सही है. तो इसलिए डोंट पुट ऑयल इन ऑयल डोंट पुट ऑयल करने की कोशिश. पुट वाटर पुट वाटर. वो अब अनम ने बड़ी इज्जत अफजाई की कि हम लोगों को हाइबरनेशन में से निकाल के ले आई है. अब इसका पॉजिटिव साइड भी दिखा रही है ना. नेगेटिव साइड ये है कि आपने रिटायर्ड प्रोफेसर को माइक दे दिया. तो Your advices are very तो precious for सबसे us. जो असद बात कर रहे थे ना वो ये अनम ने भी जो बात की वो ये कि जनरल रूल ये है हम इंसान है ना जी तो सर. हम स्विंग करते हैं बिटवीन लव एंड हेट. Yeah. That's true. ठीक है. ऐसे वो मैं तो ऐसे टीचिंग में ऐसे सिखाता हूँ कि एक हाथ में अगर वो लव एंड हेट तो उसको जो बैलेंस तराजू जैसे होता है जहाँ से आप तराजू को पकड़ते हैं दैट इज़ रिस्पेक्ट. तो हम हमेशा सारी ज़िंदगी ऐसे ऐसे करते रहते हैं लेकिन जो उसको कील है ना जहाँ से वो तराजू बैलेंस में आता है Right. वो रिस्पेक्ट से है. हाँ, और that's जब आप रिस्पेक्ट को ज़रा मुश्किल तो नहीं है लेकिन अगर आपका माइंडसेट है तो आप रिस्पेक्ट को होल्ड करें तो यू विल बी एबल टू बैलेंस थिंग्स मल्टीपल जगहों पे. true. बिल्कुल. घर में भी डिपार्टमेंट में भी Yes. पेशेंट्स के साथ भी हर जगह. दूसरी चीज़ अब ये तो होगी सीरियस सी बात. लाइटर नोट पे असद साहब ने क्योंकि गुफ्तगू दूसरी साइड पे शुरू कर दी थी शुरू में तो कल असद के साथ मैं लॉबी में खड़ा हुआ था तो असद की एक रेजिडेंट आई अपने मियाँ के साथ. उसने आगे बड़ी इज्जत से असद को अपने मियाँ से मिलाया तो उसने भी बड़े दोनों ने जिस तरह रिस्पेक्टफुली सलाम किया झुके
तो असद ने उसके हस्बैंड को कहा तुम बड़े हंस रहे हो, तो तुम ये बताओ कि ये घर में बोलती है, क्योंकि वो शी इज़ अ वेरी साइलेंट सॉर्ट ऑफ लेडी। तो वो सम लेडीज आर वेरी वेरी फ्यू वर्ड्स, थोड़ी बात करती। तो वो मैंने नोट किया उसकी बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। वो बड़ी मुअद्दब खड़ी, मैं क्या, एक तो असद साहब के अदब में खड़ी है, साथ मियाँ हैं उनके। असद ने फिर दोबारा उसको कहा कि ये घर में बोलती है कि नहीं बोलती। तो अच्छा वो वैसी की वैसी थी। हस्बैंड और हंसना शुरू हो गया, रिलैक्स होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये काम खराब है। उसका इंडिकेटर फिर थोड़ी देर बाद असद ने खुद ही फीडबैक मुझे दे दिया, कहता है ये जब नहीं ना बोल रही तो ये किसी दिन बम फटेगा। This is so. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Amna. Now I would like to ask Ma'am Humaira for her precious words, and I asked her on just the 11th hour, and it's very courteous and kind of her to give us time in young ophthalmology session. Thank you, ma'am. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर अनम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड हेयर एंड स्पीक। अभी जो बात कर रही थी डॉक्टर आमना, चेंज ऑफ प्लेस, जब चेंज ऑफ प्लेस होती है तो आप यू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। तो इस सारी न्यू कंडीशंस में व्हाट इज़ द पावर बिहाइंड, या व्हाट इज़ द इन द नटशेल क्या चीज़ है? आप अपने आप को ट्रेन करते हैं ना, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि एक जगह से, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रह रहे हैं एक जगह पे, देन यू ट्रेन योर सेल्फ कि यहाँ से अब वहाँ जाके एडजस्ट कैसे होना है। तो इस सारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? योर माइंड सेट। ऑलवेज आई फोर्थ ईयर के जो वर्ड कार्ड्स होते हैं ना, आई ऑलवेज राइट सम रिमार्क्स ऑन देम। तो उसमें मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर लिखती हूँ अक्सर को, कि माइंड इज़ द अल्टीमेट पावर, इट इज़ द पावर हाउस, it is how you use it and how you decide about it. Forward कैसे जाएगा? Okay. Does it matter? और सबसे मजे की बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि you can change any time. अब क्या चीज है? It is the mental attitude that in any situation, how are you going to interpret and respond? आपका response है। देखिए human emotions में at times you are at a higher level, at times you are at a very low level. तो low level और high levels में कोई decision मत कीजिए। हज़रत अली का कॉल है ना कि जब आप खुश हों तो कोई वादा मत कीजिए, और जब आप बहुत गुस्से में हो तो कोई डिसीजन ना लीजिए। टेक योर टाइम। अब हमारे यहाँ ये कहा जाता है वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, या उसका बैकग्राउंड ऐसा है, और वो और ही और शी कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट। वी थिंक दैट इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड रेट है, भाई ये तो इंटेलिजेंट है, ये कर लेगा। ये ग्रोथ माइंडसेट, यू हैव टू मेक योर सेल्फ ग्रो, और ईच वन कैन। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है और मेल फीमेल कोई कैद नहीं है। एक चीज़ तो ऑलवेज रिमेंबर कि वी आर क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला। ये जिस्म जो है ये मिट्टी का बना हुआ है, और हमारे अंदर जो रूह है वो अल्लाह की है। तो यू कैन ऑलवेज चेंज। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रोथ माइंडसेट के आने के लिए आपको यू हैव टू डेवलप दिस। समझिए कि इंटेलिजेंस एक क्वालिटी है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। कैसे? अपनी नॉलेज बढ़ाइए और एफर्ट। अब सोचिए क्या है, बीज बोते हैं आप जमीन में, दफन कर देते हैं, फिर उसमें से पौधा निकलता है और तनावर दरख्त बन जाता है विद सो मेनी हाइट्स। पहाड़ या पत्थर जहां पे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। सबसे पहले तो अपने आप को यकीन दिलाइए कि यू कैन डू इट, एनीथिंग। अपने फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को इन माई लेक्चर्स में इनको हमेशा ये बताती हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग। आप ही तो हैं जो मार्स पे पहुंचे हैं,
आप ही तो हैं, चांद के बाद आगे यू हैव डन, मार्स पे हैं। तो योर इनर स्ट्रेंथ, और इनर स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, रीजुविनेट की जा सकती है, और दिस विल, यू विल डेवलप इनटू योर आउटर फाउंडेशन. यू कैन डू एनीथिंग. We all want to live in the comfort zone. उसके बाद we are not learning. स्टूडेंट्स को ये भी लिख के देती हूँ उनके रिमार्क्स में कि लर्निंग इज लिविंग. इफ यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट लिविंग. सो वी नीड टू लर्न. ये जो मैजिक जोन है ना, इसको आपने फोकस करना है. किसी चीज की भी लर्निंग हो सकती है, बी इट सर्जरी, बी इट टीचिंग, बी इट इमोशंस, एनीथिंग कैन बी लर्न. सबसे पहला स्टेप क्या है टू लर्न? आपका बिलीफ सिस्टम. आपका बिलीफ सिस्टम, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. ईच वन ऑफ यू कैन डू मिरेकल्स. ये चीज याद रखिए कि रूह हमारे में अल्लाह ताला की है. यू कैन डू मिरेकल्स. थोड़ी सी आबियारी करनी है एंड यू विल ग्रो. कैसे करें? इज देयर एनी मेथड? कुछ बता सकते हैं एनीवन? इज देयर अ मेथड? Yes, there is. If you are going to learn a new surgical skill, or you are trying to do something better in your department like research work, anything apart from the professional life, हमें बहुत मुश्किल आती है जब आप कोई नई चीज़ करना स्टार्ट करते हैं. आपको इतनी क्या कहना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी रोकती है, और अगर आप वहीं पे रुक जाएं तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता. तो ईच एंड एवरी स्टेप, जब मुझे अब तक ये लगता है कि जब मुश्किल आ रही होती है ना किसी भी टाइम में किसी भी चीज़ पे, तो वो आपका फ्यूचर वो प्रिडिक्ट कर रही होती है कि आगे अच्छा हो जाएगा. सो जब मेरा एक अपना सबके लिए मैसेज है कि जब आपको परेशानी आए किसी न्यू चीज़ के करने पे, किसी स्किल सीखने पे, कुछ भी नया करने पे, तो आपने कभी भी उस टाइम पे गिव अप नहीं करना. और सारी क्या कहना चाहिए, सारी अचीवमेंट्स है ना, दे आर वेरी मच आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन हमेशा. Excellent, very well said. थैंक यू सो मच. देखिए, लर्निंग इज डिफिकल्ट. इट इज डिफिकल्ट. अगर आपने ये बात की है, आई वुड लाइक टू नरेट. यहाँ पे एक छोटा सा 4th ईयर का लेक्चर है. मई का महीना है, गर्मी सख्त है, कुछ पंखे चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे, एसी भी बंद. पढ़ा मैं ऑप्टिक नर्व लीजन्स रही हूँ, जो कि डिफिकल्ट टॉपिक है. तो थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स कहना शुरू हो गए कि मैडम बहुत गर्मी है और बस इतना ही काफ़ी है. आई जस्ट स्टॉप देयर. मैंने उनसे कहा, गर्मियों का सीज़न है, आम का सीज़न है, कितने लोगों को आम पसंद है? सबने कहा आम तो बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत पसंद है. और मैंने कहा आप खाते हैं? कहते हैं बिल्कुल. खाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें. मैंने कहा दांत की ज़रूरत है. कहते हैं मैडम उसके बगैर तो गुजारा नहीं है. मैंने कहा मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनको अपना वो टाइम याद है जब उनके दांत निकल रहे थे? द बेबी इज़ इन रियल पेन एंड रियल एगनी, सेम एज द पेरेंट्स. अब आपको वो चीज़ तो याद नहीं है, लेकिन यू स्टिल एंजॉइंग इट. सो लर्निंग इज डिफिकल्ट. हाँ जी. तो ओके, बिलीव्स एंड ट्रुथ्स. आप पहले अपने आप को बताइए कि एबिलिटी है आप में, यू कैन गेन, एंड यू प्रेज योर सेल्फ. अब किसी भी लेवल पे आप हों, इफ यू हैव कोई भी माइंडसेट है, आप दूसरे को चेंज कर सकते हैं. इन ग्रोथ माइंडसेट आप देखिए, they tend to avoid the challenges. आपने चैलेंज अवॉइड नहीं करना. Look at the green graph. It is growing. It is growing. Obstacles, don't give up. फिर उसके बाद increase your effort and the criticisms will learn कीजिए. जब आपको seniors या juniors कहते हैं, and you will find lessons in your inspiration. देखिए, there you are.
किसी भी लेवल पे आप चेंज कर सकते हैं अपना माइंडसेट. इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड. यू ऑट टू हैव पैशन फॉर लर्निंग. कोई भी चीज़ हो सकती है, बी इट सर्जरी, बी इट लर्निंग, या लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस हो. सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू एम्ब्रेस चैलेंजेस, एंड यू हैव टू कीप गोइंग इन टफ टाइम्स. इन्नमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना माल उसरे युसरा. हर मुश्किल के साथ आसानी है. अल्लाह ताला आसानी पहले उतारता है. And you should be inspired by the greatness of others. This is what is to be achieved. Mastery. कैसे करें? Are there any ways? Yes, there are ways. सबसे पहले तो count your blessings जो अल्लाह ताला ने आपको दी है. Do something good for someone else. Positive attitude. Positive thoughts. Negative thoughts तो हमेशा आती हैं. This is what I say to our students कि negative का sign है minus, positive का sign है plus. दुगना सोचेंगे तो positive attitude आएगा. Negative तो you are getting from everywhere. You have to think twice. फिर एक्सरसाइज, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज. और अब तो वो भी उन्होंने चेंज कर दिया कि 5 या 10 मिनट की एक्सरसाइज इज एनफ टू बूस्ट द एंडोर्फिन्स इन योर ब्रेन. एंड देन यू हैव टू होल्ड अ स्माइल. मुस्कुराने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं. कभी भी चेंज कर लीजिए. यू हैव टू वैल्यू योर एफर्ट एंड परसिस्टेंस. यहां से शुरू हुए और यहां तक पहुंच, इससे भी आगे हैं. क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, और ये हर इंसान में अल्लाह ताला ने डाली हुई है. यू जस्ट हैव टू गो इन एंड फाइंड इट आउट. सब में है. देखिए, व्हाट अ ब्यूटिफुल स्लाइड. आई रियली लाइक दिस. कितना कुछ यू कैन क्रिएट. सारे कहते हैं ना कि न्यूटन को चाहिए था कि जब सब सर पे सेब गिरा था उठाता और खा लेता, लेकिन लर्निंग वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम. सारे फॉर्मूलाज बनाए. अब करें कैसे? आप सबसे पहले तो आपके साथ जो जूनियर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको उनकी तारीफ कीजिए. रिजिलियंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस बनाएं, उनको मोटिवेट करें, और अपने आप को भी. सबसे पहले आपका अपने ऊपर हक है. यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड कंसंट्रेट ऑन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बाय गोल सेटिंग. हाँ जी, दैट्स इट. सेटबैक्स होंगे, ये आपका बिहेव. यू हैव टू एक्सरसाइज योर ब्रेन. ब्रेन फॉर्म्स न्यू कनेक्शंस. जब भी आप कोई नई चीज लर्न करते हैं, इट फॉर्म्स न्यू कनेक्शंस. यू हैव टू कीप ऑन गोइंग. डिफिकल्ट टास्क चूज करें, स्ट्रैटेजीज बनाएं कैसे करना है. लर्न फ्रॉम योर peers, लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, वर्क हार्ड. रिमेंबर, ब्रेन इज अ मसल. जिस तरह बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं तो इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर. Change begin with me. These are the references. Thank you very much. Thank you, ma'am. Such precious. Now I invite Professor Dr. Hussain Ahmed Khan for his remarks on young ophthalmology. And thank you so much, sir, for providing us this time for young ophthalmologists. Good morning, ladies and gentlemen. I just will speak for 2-3 minutes. What's the logic of this young ophthalmologist group? Everyone in the world needs some platform. Unless there is no platform, there is individual performance. When you have a platform, whether how weak it is, you have a group performance. So whenever you have a group performance or team performance, that's the only thing that works. Professor Hamid Mahmood Bhatt Sahab is sitting. He knows the difference between regarding the medical education, what's the teamwork and what's the individual. Individual work doesn't pay, it dies with you. And moreover, regarding the young ophthalmologists, they had the grievances, they have the issues, but they don't get the platform. Who will provide? Now they will provide the platform. Every year they will get together. I struggled a lot to create this group.
Now I have maybe more than 70 people in this group. And everyone you see with their badges, they feel honored, they feel proud that they are doing something for this conference. Never before they were not given the opportunity. Do you think they don't want or they can't? They can and they want. So they just given platform. What the platform? I asked them, come with me. I have made the group, Young Ophthalmologist group. Join with me. There is no age bar. Anyone can be that group member. So Ahmed Saab can, Madam can, anyone. So just bring that spark out that is dying with the time. Our ophthalmologists, young ophthalmologists, they are distracting to non-research, non-academic activities. I just want to be the focus. No, everyone need money. Everyone need the clinic. But that's not the main objective to come in this world. To come in this world is main objective that Allah has given the only opportunity to the doctors. That when we are earning, we are getting the blessings too. None of other profession has this one. So I just want to say a few words. I tell my residents, I heard this from my teacher. वो कहते होते थे खकान घर से निकला करना तो ये सोचा कर कि तू हॉस्पिटल ना किसी के डर से या मेरे डर से नहीं आ रहा, ठीक है ना, प्रिंसिपल के डर से। ये सोच के आया कर कि आज मैंने जितने मरीज देखने हैं या उनका इलाज करना है, the people who I am going to treat today is just for the happiness of Allah, not for principal, not for head of department, not for money, not for even that patient. So when you have this niya, this intention while you are mourning, so you are doing, just listen, it's very important. You are doing the same job, home, sit in the car, coming, sitting on the sit lamp, Anam sitting from 8 to 2, doing the sit lamp, going home. This is the one job. Second, Anam is sitting in the car and thinks, I am going to the hospital to please the Allah for treating my patients. You know how much ajr starts as you start this, do the niyat. लोग कहते हैं मैं सुबह पढ़ के निकलता हूँ सुभान अल्लाह जी सखर लना, मैंने कहा सुबह पढ़ के निकलो कि या अल्लाह मैं तेरे बंदों की खिदमत करने जा रहा, तू मुझसे खुश हो, मर भी जाओगे ना तो उसमें सुभान अल्लाह जी सखर लना तो पता नहीं जो भी है, इसमें नीयत में कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा अपने रेजिडेंट्स को ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है ये नीयत करो, और सब चीजें वैसे ही होती हैं, हम सब बैठे सब चीजें वैसे ही चलनी होती हैं। इट्स द इंटेंशंस ओनली, it's the thinking that niya would do just to please the Allah. Then you will see how much your patients are pleased. I can tell you the scenario. I treated the patient from heart and that patient got blind. Will you believe he is touching my knee and saying thank you? Why? Because I treated him not for him. I treated him to please the Allah. Allah put the kindness even in the heart of blind person to say thank you. When you have an ego, when you have a money here, even your sick patient will not happy. We will leave. Doctor is a butcher. Why? This niya in the heart of the patient is not put by me, not by anyone. This niya and this blessing is put by Allah. Allah can put in anyone's heart anything. Even Amna hits me today. After 2 minutes, Allah put in the heart of Amna that Hussein is the most kind person. Amna may come say me, thank you. Do you believe in this? Yeah. So, one last thing. Make this group. Anam, Amna, Fatima. Many of them are there. Sidra. Believe me, what potential you people have, Sidra, Amna, Anam. I didn't have at that time. I always say I didn't have any talent. I was just hardworking. I was persistent. Amna knows I have no issue with the persistency. I can hit the wall hundreds times until it's not break. I will not wait how much time I am spending. I will wait how much benefit I get from. So just grow this group. Join this group. Soon, after 2 months, I will arrange a small conference of young ophthalmologists as a very beautiful venue of Shangri-La and Murray in the snowfall. So get together a big group. Great. Thank you so much. So if you are young, then please join us. Yes.
Young I just Khan. can't speak more. I could speak for hours because I have a lot to say about you people. Irfan is staying. Usman, they are all so capable, but they don't have a platform. They are hitting the bullseye individually. You can't get anything from out. So get ready for next meeting. I would wish that after 1 week you get rest, and we will have a 70% growth in the group. I highly appreciate your appreciation will be done at the closing ceremony. I have made all for you certificates and shield to honor you. It's not just a piece of wood or paper. Believe me, first time in the history, I made you feel, I will make you feel that you are something and you will feel proud. Thank you so much. Indeed, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. We're running short of time. Arrange the I closing would ceremony invite Dr. for- Sidra Riaz for her talk on Sorry, women in Sidra. ophthalmology. No. Dr. Sidra Riaz. Dr. Rooj, you are next. Yes, sir. Yeah. go ahead. Assalamu alaikum. I am Dr. Sidra Riaz. I am working as associate professor at Akhtar Said Medical College, Lahore. Here is a little reminder. We all know these things because I have completed 10 years post fellowship in February 2022. So we will just revise few things. Don't waste your energy. Try to help others. We are always at some point are capable to help someone. Be steady. Be aware of fake friends. बिखरे पड़े हैं आपके पास. Don't misuse your powers. Be like Hamid Saab. Wow. Have good intentions. आप यकीन करें कोई चीज किसी भी इंसान को, चाहे वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है, चाहे वो खाली एमबीबीएस था, चाहे वो अनपढ़ था, इससे ज्यादा पे बैक नहीं करती. Totally. Become more aware of what really worth your energy. आपने अपने उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है जो वाकई आपकी इस चीज़ के वर्दी हैं कि आपकी एनर्जी उनके ऊपर लगे. ठीक है? There are some things which supply you energy and there are other things which drain your energy. But although we know what is draining our energy, but still we are interacting with those things more which are irritating us, which are draining our energy. But try to be close to energy suppliers. This varies from person to person. Everyone has his or her own source how he or she can get energy. But try to be close to the energy givers. Help others. We can help patients, our community, our students, our colleagues. नेक मशवरा देना भी सबका जारिया. हाँ, सबका जारिया. तो दें वरना चुप रहें. Cute. ठीक है? We can always help someone at some point, even a little. इस तरह की मत बने. कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले एंट्रेंस पे तस्वीर, उसके बाद अंदर, उसके बाद बाहर, टाटा. Don't do like that. अभी दिया नहीं है पैकेट, तस्वीर खिंच गई है, ऐसे मत करें. Slow and steady wins the race. अभी जैसे डॉक्टर खाकान ने कहा, he can hit the ball 100 times. आपको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बनने का बहुत शौक था, आप बन गए हैं. Now accept it. But all the times वो और नहीं स्कूल होता सिर्फ तो मर कबर इस में तरह. है. हाँ. जो But sometimes it is better to hibernate for some point. It's for some little time. It will also Pay you back. Yes. Sir. Oh my God. सर ये भी बहुत जरूरी है. Oh my God. Yes. Oh मैंने my इस पे God. हजारों शेर लिखे हुए हैं. लोग आप देखें हमारी हेल्प ज्यादातर इस तरह के नहीं हैं. कुछ तो ऐसे हैं बंदा कहता है उसके घुटने को हाथ लगा लें, Yeah. कितना अच्छा आदमी है. लेकिन ये थोड़े हैं. ठीक है? ज्यादातर लोग हमारी ऐसे हेल्प कर रहे हैं. उसके नीचे सीढ़ी पड़ी है, वो कह रहा है नहीं मर जाओ तुम, काट देना, मैंने इस तरह रहने ही देना. कुछ इस तरह की भी कह रहे हैं, कर तो रहा हूं, कब से बताया हुआ है, समझ ही नहीं आती बात की, सीढ़ी नहीं देगा वो.
ठीक है, तो आप हेल्प नहीं करना चाहते ये भी मत कहें, बताया तो है। मैम आपने Don't- दिल के तार छेड़े हैं अभी नहीं, मेरे अपने छिड़े होते हैं इसलिए। डोंट मिस योर पावर्स। ये नहीं होता कि आप हमेशा किसी ना किसी से, हमेशा ऐसे होता है कुछ लोगों से आप बेहतर हैं और कुछ लोग आपके अंडर हैं, ठीक है, तो इंसान बने, ऐसे मत करें। सर यो श्योर सर। Sir. सर माइक आपके पास है। FJ में था, सर्विसेज में था, Sheikh Zayed में था, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट। मैं सिर्फ एक बात कहता था कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की खूबियों से काम ले सकता हूँ, मैं उनकी खामियों का कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं अगर उनकी खूबियाँ आइडेंटिफाई कर लूँ तो ये लीडरशिप है, और फिर उनको जोड़ लूँ तो ये टीम वर्क है, तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। वेरी नाइस, थैंक यू सर। Making someone smaller doesn't make you bigger. This is the most important slide. I will show you a 2 minutes video which will revive this lesson of good intentions. Please put this on.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ Such a great message in a small video. Thank you, ma'am. Okay, now I invite Dr. Arooj Amjad for her talk on maintaining work-life balance in medical field. Dr. Arooj Amjad. Assalamu alaikum ji. We will try, sir, after listening the I'm Dr. presentation. Arooj Amjad and I'm working as Senior Registrar of the Ophthalmology Department, Lahore University. So work-life balance, yes, a very, very difficult thing to do, but equally important. Work-life balance is the balance between workplace obligations and personal responsibilities.
This was a survey done, and 2 out of every 5 employees were dissatisfied with the balance between their work and personal lives. You can't be a person and a doctor. This was the title of a study conducted in very recently, 2022. And the two major findings were lack of work-life balance in the postgraduate residents, negatively impacted on their learning and well-being, and women with children were particularly affected. So Heyman in 2005 developed a psychometric instrument to measure work-life balance in the organizations. And this was the 15-item scale to assess the work-life balance that had 3 constructs, as you can very easily see: work interference with the personal life interference with work, and work personal life enhancement. So I conducted a survey, and questionnaire was sent to many colleagues of mine, and I got 79 responses. Out of that, 40 to 48% responded that my job makes personal life difficult. 50 to 50% said that it is hard to work because of personal matters, and 20 to 26% said that my job gives me energy to pursue personal activities, which is a very small percentage as compared to the other two. So 17% said that they never took a vacation. 26% barely have time, free time to pursue their hobbies, and 20% think of changing their profession. So what to do? Either this or that. We can manage the time, or we can run around the clock. These are 6 very easy ways to improve the work-life balance. Donate your time, expertise, or finances. Delegate the work, and plan your vacation and days off in advance. Planning is very important, of course, and find a mentor to provide advice and insight, and prioritize your top tasks. And I think you can easily read the slides. Set smart goals. Specific, measurable, attainable, realistic, and timely. Plan a structure. Practice good time management. Reward yourself. It is very important, be it going to a spa, or taking a day off, or going to a restaurant you like. Stay healthy, do exercise, eat healthy, be passionate and enthusiastic, and love your job and love your life. It's a very important thing to have a mindset, a positive mindset, and never get so busy making a living that you forget to make a life. Balance is the key to life. And thank you very much for your time. Thank you very much. We have one more presenter, sir. I like to say something. Thank you. Sure, ma'am. Sure. वो माइक पे करा very close to my heart. विकास वो माइक दे दो मैडम. You can't imagine how close just to my heart. बेटे जो आप बात कर रहे थे ना, it is more of a time management. मेरा जो formula है work life balance, and I have had a wonderful work life balance, and I did fill your form. Yes, and pediatric ophthalmologist, but you have to have an internal switch, and that internal switch means कि जब गाड़ी से उतर के अपने डिपार्टमेंट में दाखिल हो, घर खत्म, घर के बारे में नहीं सोचोगे. मेरे घर से no one was allowed to call me up unless it is a dire emergency, do and die. Then only you can call, otherwise you are not going to call me. And I mean it. I mean it. If you call me unnecessarily, you are going to die. Okay. And when you go home, switch off. The hospital. घर बैठ के I cannot think about my patients, I cannot think about my work. It is now my time. अब मेरा patient में कोई मुझे call करता है तो मैं कहूँ sorry, this is my family time, I'm not going to pick up your call. Patient 7:30 बजे भी call करते थे मुझे, 6:30 बजे भी, मैडम आप आज आ रही हैं कि नहीं आ रही? तो the only answer I used to tell this कि आप इस वक्त घर में क्या कर रही हैं? मैं अपने बच्चों को नाश्ता कर रही हूँ, मैं भी अपने बच्चों को नाश्ता कर रही हूँ. Good one. रात को 10 बजे एक पेशेंट मुझे कॉल करती थी, भैया आप रात को 10 बजे क्यों कॉल करती हैं? उस वक्त ज़माने में वो कॉल क्या कहते हैं, पैसे कम होते थे, पैसे कम होते थे, कोई मोबाइल का अपने पैसे कम 10 बजे के बाद. मैंने कहा आप इस वक्त घर में क्या करती हैं? मैंने कहा जी मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ. मैंने कहा मैं टीवी पर ड्रामा देख लूँ, हम टीवी का ये वाला ड्रामा मैं देख लूँ. So you just have to do that. उसके बाद माइंड इतना अच्छा खुशगवार रहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती. But you have to have that bloody internal switch in you. Great. मेरा हस्बैंड जो थे ना, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब है. हम डिनर पे गए हैं और उनका फोन बजा है और उन्होंने खटाखट बात करनी शुरू कर दी, तो बच्चों के मुंह में खड़े, इनके माथे पे बट आया. हमने कहा कि तुम जाओ बाहर जाके. मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर टहल के फोन पे बात करते थे, हम डिनर शिनर करके पे करके बात. Now, sir, we have one.
Exactly. We have Dr. Hassan here. I would like. Thank you very much. One last talk, Dr. Muhammad Hassan Ali. His talk is on research journey of a young ophthalmologist. A very important talk. एक बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि so my topic stands. Growth mindset. You have to change your mindset. Yeah. Dr. Hassan, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very good morning to all of you, ladies and gentlemen. I'm Dr. Muhammad Hassan Ali. I'm currently working as Senior Registrar of Ophthalmology in Jinnah Hospital, Lahore. So it's a great honor for me to be standing here and presenting another perspective for young ophthalmologists that should be born in your mind once you are into ophthalmology specialty and how you can progress in that. So my research journey started once I was in an undergraduate college. In my 4th year of MBBS, I was the group leader of our community medicine group. And that incidentally happened that the research we published was also related to ophthalmology. So in 4th year of MBBS, we published a paper on frequency and underlying factors of myopia among medical students. So that was the first step in research in my life, and I learned some basics, and then we went on to do our undergraduate school. We finished that, did house job, and then we started ophthalmology residency. So during residency, our supervisor was very keen. He had great observation that to whom to pick up for research and then polish his skills. And I was lucky enough and fortunate enough that our professor Nadeem Hafiz Bhatt Sahab, he was my first supervisor. He picked me up and started, giving me training and guidance on that. So remember, there is no perfect time to start. The best strategy is just to jump and get started. And you do not have to know everything to get going. Remember, so just get into the game. So when I started, I was not very much trained. I just started doing it and then learned with each single step as the day passing by. So a couple of very few good resources that I would recommend to our young ophthalmologists to consider when they are starting to learn research. AuthorEd is a great resource. Then EDX has many online free courses. Similarly, Coursera has many online free courses that you can use to learn research methodology. So I happened to attend one of the courses by Stanford University online, and I was lucky enough and completed that course, and they gave me certification of that as well. So during my residency, I was fortunate enough that for consecutive 3 years, I was awarded the Best Resident Award by Ophthalmological Society of Pakistan, Lahore branch. I also won the first presentation award in the Sark Academy of Ophthalmology. And during my residency, I was able to publish 14 papers. And luckily, I was fortunate enough, these are some of the pictures of our memories. And I was also lucky enough to have achieved travel grants from World Glaucoma Congress and ECSRs, and we presented our paper in Helsinki, Finland, and Lisbon, Portugal during my residency. And in the last year of residency, I applied to the United States and got selected for 1 year fellowship in pediatric ophthalmology at UCLA. So this was our group there. And this was the time that really opened my mind even more about research. And I got to know that how the developing world is operating on research. They do not have any leg pulling or any politics. Everyone is doing research. And there's a lot of fierce competition on research in those departments. And they consider that academic progression is only possible if you make huge, good publications. Okay? So I think this is one of my biggest publications that was published in American Journal of Ophthalmology. The first author. This was my, you can say, the thesis of my research on the fellowship. We had 3 monthly rotations with 4 consultants during our fellowship program. And the program demanded us that you have to complete 1 project during your fellowship year. And I was alone in America at that time. My kids were back home. And, on the weekends, I used to work very hard. And in that 1 year, I was able to, instead of 1 project, I was able to finish 4 projects. Wow. And they were actually, accepted for presentation at, I presented this paper at Hawaii, Honolulu, amazing place. And this was in the ARVO, which is called the Crazy Conference in Ophthalmology, and published most advanced researches in ophthalmology. I also happened to present at American Association of Pediatric Ophthalmology meeting in Washington, D.C., and so on. So at the end of residency, at the end of 1 year fellowship, I had published 51 papers, 12 conference papers, 10 posters, and 3 book chapters so far. And this is my citation record. So I have almost around 380 public citations in the international medical literature so far. Just to highlight that Americans, they have a specific visa category, EB
AB2 NAW. So they say if you have 75 international citations, you can self-petition for green card. So just imagine, as a Pakistani graduate, you can start doing research and then you can build high and high, and the sky's the limit. So I would like to conclude that curiosity, imagination, and persistence is the key if you want to be a great researcher. And this is how you can improve, and this is how you are going to uplift the status of medical education and ophthalmological education in Pakistan. So thank you very much for your precious time. If you have any questions or comments, you're most welcome. Thank you very much. Please take over. Thank you very much, everyone. And now it's over to Dr. Irfan Karamat. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Irfan Karamat, and the next session is on stem cell in ophthalmology.